हेलो हेलो स्टूडेंट्स। दिस इज ये जो आपकी सीरीज है मैग्नेटिज्म की, जो अपन सीरीज चला स्टार्ट की थी अपन ने, उसका ये चैप्टर नंबर 5 है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसका लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले अपन जो मूविंग चार्ज में मैग्नेटिज्म है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो क्लास में वहां से उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, बाकी लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है। तो जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उसके पहले वहां से पढ़ चुके हैं। अच्छा, आज का जो अपना क्लास है लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर पर इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिज्म एंड बार मैग्नेट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो अपना टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट्स की। तो मैग्नेट क्या होता है? देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने माइंड में आता है, मैग्नेट क्या है। तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज अ मैग्नेट, मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट एक स्पेशल मटेरियल होता है। मैग्नेट जो होता है वो एक स्पेशल मटेरियल होता है। स्पेशल इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। जनरली जो मैग्नेट्स हम देखते हैं, जैसे हम बार मैग्नेट देखते हैं, मोस्ट कॉमनली हम बार मैग्नेट देखते हैं। मैग्नेट की नीडल मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं। रिंग मैग्नेट कभी कभी आपको देखने को मिलती है, मोस्टली तो आप बार मैग्नेट और मैग्नेट नीडल दो ही तरह के देखते हो। हॉर्स शू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। ठीक है, तो जो जनरली जो हम मैग्नेट देखते हैं, तो मैग्नेट एक स्पेशल मटेरियल होता है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो बाकी के पास नहीं होती। नॉर्मली हम जो मटेरियल जानते हैं, हम दो तरह के मटेरियल जानते हैं, दो एक्चुअली तीन तरह के मटेरियल हम जानते हैं। कौन कौन से? हमें पता है कंडक्टर के बारे में, हमें पता है इंसुलेटर के बारे में, और हमें पता है सेमीकंडक्टर के बारे में। इन सब के बारे में हम जानते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। अब हमें इसके अलावा हमारे पास कुछ एलिमेंट्स भी हैं। उस एलिमेंट्स को हम तीन मटेरियल की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सपोज मान के चलो सिलिकॉन है, वो तीनों में से कोई एक होगा। सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नेट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था। अगर मैग्नेट एक एलिमेंट होता तो इसे पेरियोडिक टेबल में प्लेस मिलता, यानी कि पेरियोडिक टेबल में इसके लिए कोई ना कोई स्थान होता, कोई ना कोई जगह होती। लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेट एक एलिमेंट नहीं है, स्पेशल एलिमेंट नहीं, एक मटेरियल है ना। तो ये एक मटेरियल होता है जिसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या? कि ये आयरन, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इन्हें हम कहेंगे आगे चल के मैग्नेटिक मटेरियल्स। इन्हें हम आगे चल के क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या? कि ये आयरन, निकेल और कोबाल्ट, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और एजी यानी कि अपना सिल्वर, एयू गोल्ड एंड वाटर, इन्हें रिपेल करता है। ध्यान रखना, वाटर को मैग्नेट रिपेल करता है, यानी कि मैग्नेट के ऊपर कभी वाटर टिकता नहीं है। अगर आप, इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेट को वाटर में डाल देंगे तो वो सारे वाटर को बाहर कर देगा, नहीं, इतना भी पावरफुल नहीं होता। ठीक है, तो मैग्नेट जो होता है हमारे पास, वो क्या, जैसे आप उसको वाटर के ऊपर, उसके ऊपर वाटर डालते हो, पूरा वाटर उसकी सरफेस से नीचे आ जाएगा। वाटर को वो अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। तो इन्हें हम आगे चल के डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में से आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो रिपेल होते हैं हाईली। तो मैग्नेट के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी। ये कुछ स्पेशल सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट कर रहा था, हर एक को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसकी स्टोरी आपने सुनी होगी, क्योंकि अपन जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं, तो हमें याद होनी चाहिए कि मैग्नेट एक स्पेशल मटेरियल होता है जो इन चीजों को अट्रैक्ट करता है, और कुछ चीजों को ये रिपेल करता है। ठीक है, अब मैग्नेट बना कैसे, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि एक्चुअली में मैग्नेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैग्नेट बनाया कैसे जाता है। दो तरह के मैग्नेट जनरली हम जानते हैं, मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ देता हूँ, आगे हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा आइडिया आपको इसके बारे में दे देता हूँ कि मैग्नेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है जो हमें नेचर से हमें मिला है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो हमने बनाया है, जिसे हम मैन मेड मैग्नेट भी कहते हैं। उसे हम कैसे बनाते हैं, हमें अभी अभी पढ़कर आए हम पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनाया जा सकता है, जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिक, जो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही वो वर्क करती है। मतलब वहां पे जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो मैग्नेटिज्म शो करती है। तो ये तो वही बेसिक बात है, पर डिटेल में इसके ऊपर और आगे बात करेंगे, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ, मैग्नेट एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, कुछ को रिपेल करेगा।
जिन्हें वो रिपेल करता है, इन्हें हम आगे चल के कहेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जिन्हें वो अट्रैक्ट करता है इन्हें कहते हैं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आगे हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर के लास्ट। तो ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसमें लास्ट है कि जो क्वेश्चंस है वो भी मैं डिस्कस कराऊंगा, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में किया था। और इसके आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे वो कंटिन्यूटी में आपको सीरीज में इसके साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। छोटी क्लास की प्रॉपर्टीज है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है इसके बारे में। वही चीज है कि भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेट जो है आयरन, निकेल, कोबाल्ट इन्हें अट्रैक्ट करती है। जो मैंने अभी पिछले क्लास में पिछले स्लाइड में बताया कि ये आयरन, निकेल, कोबाल्ट यानी कि वही आपकी Fe, Ne और Co को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सिंपल सी पोलरिटी है, लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करेंगे, इनके बीच में रिपल्शन लगेगा। और जो अनलाइक पोल्स ये भी रिपल्शन होगा। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी है। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी ध्यान रहे, मैग्नेट को हम यहाँ से ब्रेक अगर कर देते हैं तो ब्रेक करने के बाद ये एक मैग्नेट का पार्ट होगा, ये भी मैग्नेट होगा। कहने का मतलब नॉर्थ और साउथ को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ को हम ब्रेक नहीं कर सकते, बेसिक प्रॉपर्टी। ये छोटी क्लास से पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ छूटे ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं, आपको पता भी होगी। साथ ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके पास होती है, वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब अगर हम मैग्नेट को वायर के थ्रू सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये नॉर्थ पोल जो होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, साउथ पोल जो होता है वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब हमारा मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करता है। इसीलिए हमारी मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो भी डायरेक्शन बताने के लिए काम में ली जाती है। कंपास जो हम यूज करते हैं वो डायरेक्शन बताने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है जब उसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो साउथ पोल होता है हमारा वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो हमें ध्यान रखते हैं। देखो हमारे पास मैग्नेट होता है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। जो कि हम जानते हैं, हमें ये भी पता है कि हम नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में रहते हैं। ध्यान रखना, नॉर्थ और साउथ हमेशा पेयर की फॉर्म में रहेंगे। कुछ भी कर लो ये टूटेंगे नहीं, ये अलग नहीं हो सकते, ये हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। इनका रिलेशन ही ऐसा है, हमेशा ये साथ रहते हैं, कभी आप इनको अलग नहीं कर सकते। अगर आप इनको तोड़ने भी जाओगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, मतलब उसके पास भी नॉर्थ होगा और साउथ होगा। तो चलो ये हमारे पास लाइन जो अपने देशज लाइन जो दिख रहा है इन्हें हम कहते हैं इक्वेटर। इन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन भी इसे कहा जाता है। इक्वेटर का मतलब ऐसी लाइन जो मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दे, वो इक्वेटर है। अब देखो सबसे पहले इसमें अपने पास सबसे पहला टर्म आता है, वो आता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, ध्यान से। पोल स्ट्रेंथ एक टर्म होती है जो क्या बताती है, किसी भी पोल की स्ट्रेंथ को बताती है। कहने का मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ लैंग्वेज से। मान के चलो मैं एक मैग्नेट हूँ, या मैं मेरे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि मैं आयरन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आयरन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एक रीजन होगा ना, मेरा एक फिक्स रीजन होगा। भाई सपोज जैसे मैंने कहा था कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो फोर्स लगेगा। अगर मैं उस फील्ड में एंटर ही नहीं, सपोज मान के चलो ये पोल है, अब इसका ये एक फील्ड क्रिएट हो गया इसके सराउंडिंग। अब मान के चलो इसके अंदर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे ऊपर फोर्स लगेगा, नहीं करता तो नहीं लगेगा। जब मैं इसके फील्ड के अंदर एंटर ही नहीं कर रहा तो फोर्स क्यों लगेगा। तो पोल स्ट्रेंथ इस टर्म को डिफाइन करता है, कोई भी मैग्नेटिक पोल किसी अदर पोल को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कितनी स्ट्रेंथ से कर रहा है। मतलब जितना ज्यादा हमारी, कहने का मतलब ये है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं पोल स्ट्रेंथ क्या बताती है, मैग्नेट की पावर को बताती है कि मैग्नेट कितना पावरफुल है। जितनी ज्यादा हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होगी हमारा मैग्नेट जो है वो उतना ही पावरफुल होगा। तो पोल स्ट्रेंथ पोल की स्ट्रेंथ यानी कि पोल की ताकत को बताती है कि पोल कितना ज्यादा पावरफुल है।
अच्छा, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। अब ध्यान रखना, एक मैग्नेट में अगर ये हमारा प्लस m है तो ये माइनस m होगा, डिफाइन करने के लिए कि हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रहे, एक मैग्नेट में दोनों पोल की स्ट्रेंथ बराबर होती है, दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट, स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है या न्यूटन पर टेस्ला भी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, मतलब इसको आप सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ पर हमारा जो पोल होता है, एक्चुअल में ये पूरा नॉर्थ पोल नहीं होता, नॉर्थ पोल एक पॉइंट की शेप में होता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऐसे साउथ पोल भी एक पॉइंट की शेप में होता है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसकी पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लस m है, इसकी माइनस m है। पोल स्ट्रेंथ एक नोटेशन होता है, m जो है वो एक नोटेशन है स्ट्रेंथ को बताने के लिए। एक मैग्नेट में ध्यान रहे, जितनी पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की होती है उतनी ही पोल स्ट्रेंथ साउथ पोल की भी होती है, सेम होती है। एक की पॉजिटिव मानी जाती है, एक की नेगेटिव मानी जाती है। तो ये हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है। दूसरा हमारा होता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली इमेजनरी लाइन। ऐसा भी इमेजनरी लाइन, ध्यान रहे, हमने इमेजिन किया है, रियलिटी में लाइन लाइन नहीं करती। तो ये इमेजनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, दैट जॉइंस नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट्स। नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली जो लाइन है वो हमारी कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। अगली टर्म हमारे पास आती है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव मान के चलो कि पूरी लेंथ जो है मैग्नेट की वो L है, जो हमारी मैग्नेट की लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, L है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, पोल के बीच की जो लेंथ है, पोल के बीच का जो गैप है, इसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। पोल के बीच का जो गैप है इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ। इसे 2L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान रहे, जो टोटल लेंथ हमारी होती है उसकी 5/6 होती है। तो इफेक्टिव लेंथ होती है जो मैग्नेटिक पोल हमने डिफाइन किए हैं, जो डॉट हमने डिफाइन किए हैं, उनके बीच की जो लेंथ होती है वो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। ये जो होती है 5/6 होती है एक्चुअल लेंथ की, जो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ होती है उसकी 5/6 हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। क्लियर। अब अगला होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये सेम वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिक, अब देखो ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें हमारे पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस होते हैं, उसी को तो हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल के लिए कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंडीशन क्या थी, दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस होनी चाहिए। सेम चीज यहाँ भी हो रही है, देखो सही, दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर है, अपोजिट है, एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव, और एक शॉर्ट डिस्टेंस 2L पर ये प्लेस्ड है। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, हमेशा डाइपोल की फॉर्म में होगी, दोनों पोलरिटी है इनके पास। तो इनके पास दोनों को, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका फॉर्मूला होता था Q×2L, Q×2L। तो यहाँ पर Q की जगह हमारा आ जाएगा M×2L। तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये वेक्टर क्वांटिटी वहां भी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन, वहां डायरेक्शन दी जाती थी नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ भी डायरेक्शन दी जाएगी साउथ से नॉर्थ। तो जो इसमें डायरेक्शन होती है, ध्यान रहे, वो होती है साउथ टू नॉर्थ। सब कुछ सेम है, वही चीज है सारी, सब कुछ वही है। अब इसमें बेसिक चीजें कुछ पूछी जाती हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दो जिम्मेदार, वही सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ी थी, सब कुछ वैसा का वैसा यहाँ पर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजनरी लाइन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के। अब ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें याद रखनी होगी कुछ टर्म्स के लिए। जैसे बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान रहे, वहां पर और यहाँ पर सिमिलिटी है, फर्क इतना सा है, जो वहां पर प्लस Q चार्ज था वो यहाँ पर रिप्लेस हो गया नॉर्थ पोल से, जो वहाँ माइनस Q चार्ज था वो यहाँ रिप्लेस हो गया साउथ पोल से।
तो यहाँ पर वहां पर पॉजिटिव से निकलकर साउथ में जाती है, यहाँ पर नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगी, पर साउथ में टर्मिनेट नहीं होती, अंदर भी ये फ्लो करती है इस डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रहे, ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। क्लोज लूप में एग्जिस्ट करने से मेरा मतलब है नॉर्थ टू साउथ भी ट्रेवल करती है और साउथ टू नॉर्थ भी ट्रेवल करती है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड जो है नॉर्थ टू साउथ, ये टर्म करती है। अच्छा, इस चीज का सिग्निफिकेंस ये होता है, ये इस चीज को सिग्निफाई करती है कि कभी भी आप इसे तोड़ नहीं सकते, मतलब नॉर्थ और साउथ को आप अलग अलग नहीं कर सकते, कभी भी ये दोनों ब्रेक नहीं होंगे, इस चीज को ये आइडेंटिफाई करती है। क्लोज रूप में एग्जिस्ट करना, बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि क्लोज रूप में एग्जिस्ट करने से आप क्या समझे। क्लोज रूप में एग्जिस्ट करने का मेरा मतलब है कभी भी आप नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ब्रेक इट, हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। सेम दूसरी प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो किसी पॉइंट पर क्रॉस करेंगी तो इस क्रॉस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अब एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो जाए। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस श्योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम टेंजेंट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ध्यान रहे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, फोर्स की नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताती है, फोर्स की नहीं बताती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, तो क्रॉस नहीं करेगी। साथ ही साथ जहां पर डेंसिटी ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, जहां डेंसिटी कम वहां मैग्नेटिक फील्ड भी कम, वही सारी प्रॉपर्टीज जो हम वहां पढ़कर आए थे, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं आपको एक रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अपन आगे यूज करेंगे। इस वजह से ये बेसिक लेक्चर है, जो लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा एडवांस चीज सीखेंगे, जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, उससे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है सर्कुलर होती है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, ध्यान रहे इस वाले केस में डायरेक्शन जो दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, ये हमारा करंट को बताएगा, और जो हमारे कर्ल फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। सोलेनोइड और ये दोनों सिमिलर होती है, ये हमारी परमानेंट मैग्नेट होती है, ये हमारी टेम्पररी मैग्नेट है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। तो सोलेनोइड के लिए और इसके लिए मैग्नेटिक लाइन लगभग इक्वल आती है। ठीक है, ये बार मैग्नेट के लिए ही है। ये हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है, बना देते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट ये हमारी अर्थ मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये हमारे नॉर्थ और साउथ और ये नॉर्थ नॉर्थ के बीच में दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ साउथ क्योंकि यहाँ पर पाथ कंप्लीट हो गया इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन एक्ट करता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखना है। अब मेन टॉपिक जो अपने आता है वो आता है एटॉमिक मैग्नेटिज्म। अब से आप समझो हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करेक्ट है। तो हमने कहा यार मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड भी तो रिवॉल्व कर ही रहा है ना रेगुलर। अगर हम एटम की बात करें, एटॉमिक मैग्नेटिज्म का मतलब हमारे एटम के अंदर भी तो मैग्नेटिज्म है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और रेगुलर कर रहा है, तो वो भी तो मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा मूविंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विल आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, इसी को नाम दिया जाता है। अब देखो बोर ने क्या कहा, हालांकि बोर की बहुत सारी बातें हैं, नील्स बोर ये रहे, ऐसे दिखते थे नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर ने कहा कि जाहिर बात अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर रिवॉल्व कर रहा है तो भाई साहब इसको रिवॉल्व करने के लिए अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज
सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज mv²/r। तो बैलेंस किससे होगा, यानी कि ये प्रोवाइड कौन करेगा, तो इसे रोटेट करने के लिए ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी। तो mv²/r शुड बी इक्वल टू kZe/r। ध्यान रहे इसके ऊपर चार्ज आता है Ze और इसके ऊपर चार्ज होगा E, डिस्टेंस है इनके बीच की r। तो फोर्स कितना लगेगा, देखो k Q1 Q2/r², वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। तो ये पहली इक्वेशन थी हमारे, जो हमें नेल्स बोर ने कंसेप्ट हमें जो बताया था। साथ ही साथ उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीप्लायर होगा। ये कंसेप्ट है, याद रखना पड़ेगा अपने को। बोर्ड ने जो, हालांकि बोर्ड ने बहुत सारी बातें कही थी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस कभी होगा जब वो ऑर्बिट चेंज करता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस सब उन्होंने डिफाइन की थी मैथमेटिकली। फिर वो अपन उसके ऊपर नहीं जा रहे, जो अपने काम की बात है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। तो ये दो इक्वेशन से हमारे काम चल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पर n जो है वो इंटीग्रल होगा, 1 2 3 4 5 10 एक्सेट्रा जो भी होगा, बट हमेशा इंटीजर होगा, मतलब एक पूर्णांक होगा। तो ये दो इक्वेशन हमें यूज करनी है, इसी से हमारा काम चलेगा। चलो अब आगे बात करते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटल करंट की। हमारा जो ऑर्बिटल करंट होगा इलेक्ट्रॉन के कारण, अब ध्यान से बनना, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो मान के चलो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, किसमें, रेडियस आर में, रेडियस आर के सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक रोटेशन पूरा कर, जाहिर सी बात है करंट जो होती है हमारी वो होती है Q/T। 1/T जो है मेरा वो क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी जो ऑर्बिटल करंट दी जाएगी वो दी जाएगी EF से। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर देता हूँ मैं। तो जो हमारी दी जाएगी E/F, दिस इज आवर ऑर्बिटल करंट। भाई इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो हमारे पास हो जाएगी। अब ध्यान दो, हम इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इस टाइम को हम या इस फ्रिक्वेंसी को, देखो यहाँ पर ये हमारे पास Q/T होता है, ये अब देखो यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम हमारा हो जाएगा 2πr/v, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी कितनी, v/2πr। तो यहाँ से हमारी ऑर्बिटल करंट जो होगी वो आ जाएगी EV/2πr। ठीक है, V/r को हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा कह सकते हैं। तो हमारी जो ऑर्बिटल करंट है, इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऑर्बिटल करंट हमारे पास आ जाएगी E⍵/2π। अब से कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने जो फॉर्मूला करंट का, जो फॉर्मूला हमने करंट इलेक्ट्रिक में पढ़ी था उसी को यूज करते हुए हमने ऑर्बिटल करंट का फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, तो ऑर्बिटल करंट जो हमारे पास आएगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ओमेगा जो होता है मेरा वो V/r होता है, रोटेशन में पढ़ा है अपन ने इसको। चलिए, तो ये तो हुई अपनी पहला। दूसरा था अपना मैग्नेटिक इंडक्शन। जाहिर सी बात है, अब देखो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ही करेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं इसके लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में कर रहा है, यानी कि एक रिंग बना रहा है जिसका सेंटर कहाँ है, आर पे है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस हमारा हो जाएगा μ0I/2r, क्योंकि रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो यही होता है। डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरफ दौड़ रहा है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। हम ले लेंगे भाई हमारे कर्ल फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दे। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास हो जाएगा μ0, आई की जगह आई की वैल्यू रख दूंगा E⍵/2r इंटू 2πr। तो ये मेरा बन जाएगा μ0 E⍵/4πr²।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब चाहे तो अपन ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करके इसको और आगे चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सॉरी, यहाँ पर आर नहीं आएगा, ओनली ई ओमेगा बाई 2 पाई है ना, तो ये सिंगल आर रहेगा ओनली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अपन चाहें तो और अच्छी टर्म में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को। ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट ई वी 4 पाई आर इंटू आर, यानी कि म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई r²। ये भी हम लिख सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस हो जाएगा। एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देखो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि एटॉमिक मैग्नेटिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ध्यान रखना मैग्नेटिक मोमेंट जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ध्यान रखना मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया जाता है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। ये दिया जाता है m इज इक्वल टू आई ए से। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आई ए होता है, यहाँ पर ए जो होता है हमारा वो एरिया होता है। तो हम यहाँ पर आई की जगह आई की वैल्यू रख देंगे। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ पे, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई एफ, और एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई r²। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ई, एफ की जगह एफ की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास कितनी आई थी वी अपॉन 2 पाई r इंटू पाई r²। पाई ने पाई को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो ये मेरा बन जाएगा देखो ई पी आर बाई 2। ध्यान रहे सीबीएसई बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ये डेराइव करवाता है सीबीएसई बोर्ड, और अपने लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीबीएसई बोर्ड में ये चीज वो डेराइव करवाता है यहाँ तक, इस स्टेप तक। तो ये हमारे पास हो जाएगा। चलो इसको और अच्छा बनाते हैं, इसको ऊपर नीचे हम ई बी आर बाई 2, ऊपर नीचे इसको एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ई एम वी आर बाई 2m। तो ये मेरा बन जाएगा एल, तो इसको हम लिख सकते हैं ई एल अपॉन 2m। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना है अपने को, ई एल अपॉन 2m। तो ये हमारे पास होता है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ताकि हमें तीनों चीजें याद होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये काम की चीज है इसलिए इसको ध्यान रखना है ना। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा इतना। ठीक है, अब अगला अपना आता है बोर मैग्नेट्रॉन। देखो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा बनता है बोर मैग्नेट्रॉन के ऊपर। बोर मैग्नेट्रॉन एक रेशो होता है, कांस्टेंट होता है एक्चुअली में, जो बोर ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफाइन किया था। चलो इसकी भी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं बोर मैग्नेट्रॉन की। तो देखो बोर ने क्या कहा था, बोर ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग जो एल होता है, यानी कि जो हमारा एम वी आर होता है, वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल। यही तो बोर्ड ने कहा था, हमने पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग यही तो कहा था, जहाँ पर एच हमारा कांस्टेंट है और जो एम है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अब ध्यान सोचो, इसके अलावा हमने अभी अभी देखा कि हमारा जो मैग्नेटोन होता है, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जो एम है वो मेरा आ जाएगा ई एल अपॉन 2m। अभी अभी निकाला है अपन ने, तो एल की जगह ये एल ही तो है मेरा एम पी आर, तो ये मेरा हो जाएगा ई एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 2m। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे देखो ई एन एच अपॉन 4 पाई m। यानी कि इसको हम थोड़ी अच्छी टर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई एच अपॉन 4 पाई m। तो ये जनरली हम इस तरह से लिख, अब देखो यहाँ से एक चीज ध्यान समझना, n जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है। अगर हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं, इफ
एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो मेरा जो एम मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई एम, जो कि एक कांस्टेंट होगा। इसे कहा जाता है बोहर मैग्नेट्रॉन। इसे क्या कहा जाता है? बोहर मैग्नेट्रॉन। इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू आपको इसको बता देता हूँ। ये बोहर मैग्नेट्रॉन एक कांस्टेंट रेशियो होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है ई एच अपॉन 4 पाई एम। अब इनकी सारी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 0.923 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन का रेशियो होता है। ठीक है, ये एक हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास ये है नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन का, देखो मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया, डेराइव कहाँ से किया वो भी आपको। बोहर मैग्नेट्रॉन एक रेशियो, कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक जो आता है वो आता है, देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपन पढ़ चुके हैं। देखो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने पढ़ा था, वही चीज यहाँ पर बदल कर क्या बन गई? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, कोई एरिया हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ये कोई एरिया है, इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है वो फ्लक्स को बताती है। जनरली जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है 5B से, वो होता है हमारा B.A। ठीक है, जनरली जिसे हम कह सकते हैं BA cos थीटा, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E.A। ठीक है, जनरली हमारा जो मैग्नेट, यहाँ पर B जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, A जो है हमारा वो एरिया है। अगेन ये जो फ्लक्स है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। तो फाई पॉजिटिव कब होगा? व्हेन थीटा इज जीरो। तो ये उस केस में हमारी फाई की वैल्यू आती है +BA। नेगेटिव कब होगा? जब थीटा जो है हमारे पास कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इस केस में हमारा फ्लक्स हो जाएगा -टाइम BA। और जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री। ये सारी चीजें अपना पुरानी रिपीट टेलीकास्ट है ये, उस केस में फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। तो BA cos थीटा हमारा फ्लक्स होता है। अच्छा, फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या बताती है? फ्लक्स डेंसिटी हमें ये बताती है फ्लक्स पासिंग फ्रॉम, जैसे कि हम बात कर सकते हो फ्लक्स डेंसिटी को हम कह सकते हैं फ्लक्स पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से जो फ्लक्स पास होगा वो हमारी फ्लक्स डेंसिटी होती है। अब देखा जाए तो 5/, अब देखो यहाँ से जो 5 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? B.A। तो जब यहाँ से आप 5/A निकालोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? B के। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल से मैं बात करूं, इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अगर इस एरिया को मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमारा फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो फ्लक्स फ्रॉम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज फ्लक्स डेंसिटी। टर्मिनोलॉजी है, याद रखनी है, हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है, यूनिट वही टेस्ला होगी। अगला टर्म हमारा होता है परमेबिलिटी। देखो हमने एक टर्म पढ़ी थी परमेटिविटी, परमिटिविटी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। परमिटिविटी क्या बताती है? देखो परमिटिविटी हमें ये बताती है कोई भी मीडियम के लिए कि वो मीडियम कितना अच्छा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अच्छा है बुरा है, उसके बारे में हमें परमिटिविटी बताती है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर बताती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी हमें रिलेटिव ये बताती है कि कोई भी मीडियम कितना अच्छा है या कितना बुरा है। परमेबिलिटी इसको हम डिफाइन करते हैं म्यू नॉट। जैसे हम मान के चले एयर के लिए ये होती है म्यू नॉट, और किसी मीडियम के लिए ये होती है म्यू एम। वही सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है। और रिलेटिव परमिटिविटी हमारी जो होती है वो होती है हमारी म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से जो मीडियम की परमेबिलिटी हमारे पास आती है वो आती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। वहां पर हम लिखते थे एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी एट वैक्यूम है।
वैसा ही सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए जहां जहां एप्सिलॉन नॉट यूज होता है वहां वहां हम म्यू नॉट यूज करते हैं। वहां पर कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है कि यहाँ पर कांस्टेंट भी बदल जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं वेरियस टर्म रिलेटेड टू मैग्नेटिक। सबसे पहला अपना होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एच। अब देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने को यूज करनी है आगे। जब अपन आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमें इसे यूज करना है। तो जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो ये क्या होती है, जैसे कि मान के चलो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि मान के चलो मुझे किसी भी मीडियम, तो मेरे पास कोई मीडियम है, इसको मुझे मैग्नेटाइज करना है। मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे इसको किसी मैग्नेट के पास रखना पड़ेगा, या एक सोलेनोइड बना के उसमें करंट पास करके, मतलब मुझे इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मुझे इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। अब जब मैं इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, भाई जाहिर सी बात है, जैसे मान आप इसको ऐसा समझते हो, टर्मिनोलॉजी को समझो, फॉर्मूला तो हमें याद हो जाएगा, टर्मिनोलॉजी को फील करते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि मान के चलो मुझे मैग्नेट बनाना है खुद को, तो मुझे किसी मैग्नेट के पास जाना पड़ेगा, या किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, या मुझे उसके अंदर रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको ने मुझे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमें रखा गया तो उसके कारण हमारे अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब सोचो हमारे अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्या वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरा उसके लिए बिहेवियर कैसा है। जैसे सपोज मान के चलो मुझे फिजिक्स पढ़नी है, अब मैं मान के चलो किसी टीचर के पास फिजिक्स पढ़ने गया, अब मुझे कितना अच्छा समझ में आएगा डिपेंड करता है ना मेरा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है क्या नहीं। अगर सोचो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट को, तो फिर मैं कितने ही अच्छे टीचर से पढ़ लूँ मुझे वो समझ में नहीं आने वाला। और अगर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा बिहेवियर अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा। सेम वैसा ही जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या वो इस मीडियम के बिहेवियर पे, इस मटेरियल के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि इस मटेरियल का बिहेवियर कैसा है इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए। समझ रहे हो? तो वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि जब हम किसी भी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो हमारा है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ। तो ये आई होप आपको मैंने जो समझा वो समझा। हम अगर किसी मीडियम किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें उसे किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, किसी दूसरे मीडियम में रखना पड़ेगा। किसी दूसरे मीडियम में रखने के लिए हमें अब जाहिर सी बात, जब उसके अंदर रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा वो हमारी इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसे हम ऐसे कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, बी बाई यू, म्यू। भाई जाहिर सी बात है अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा। अगर ये वैल्यू 1 हुई तो हमारा जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है उतना ही इसमें चला जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मान के चलो कुछ भी होती है, मान लेता हूँ 2 होती है, तो जितना हम लगा रहे हैं उसका आधा एच में जा रहा है, मतलब आधा लॉस हो रहा है। इसकी वैल्यू 3 होती है तो 1/3 ही पहुंच रहा है, बाकी 2/3 जो है वो लॉस हो रहा है। समझ रहे हो? तो म्यू पर डिपेंड करेगा, उस मीडियम के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, उस मीडियम का बिहेवियर कैसा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जैसे मैंने कहा मैं फिजिक्स पढ़ना चाह रहा हूँ, अब मेरे उसमें इंटरेस्ट कितना है उस अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा मुझे कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो म्यू इंटरेस्ट को बताता है, इंटरेस्ट जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पर ये चीज, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और परमेबिलिटी के रेशियो को। ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर होती है, और सीजे यूनिट और स्टेड होती है। कन्वर्जन हमारे पास ये होता है। ठीक है, आगे हम इसको यूज करेंगे। अगला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं जब हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिज्म उत्पन्न प्रोड्यूस हुआ है, जो मैग्नेटिज्म उसके अंदर आया है यूनिट वॉल्यूम, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई मटेरियल है मेरे पास,
इसको मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। तो एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेके, अपना अभी मैं इसको नहीं ले रहा, कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं जो अलग अलग डाय। अब ये डोमेन क्या होते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा, फिलहाल समझ लो डोमेन होता है। डोमेन का मतलब सिपाही होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखना शुरू करते हैं, ये अलाइन होना शुरू हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने यहाँ। जितना अच्छा अलाइनमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अच्छा होता है। जितना बुरा अलाइनमेंट होगा, मतलब जितने ज्यादा अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अच्छा होगा। जितना खराब अलाइनमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही खराब होगा। आप ऐसा समझ लो, सैनिक है, बच्चे हैं क्लास में, 100 बच्चे हैं, लेकिन सबका फेस अलग अलग डायरेक्शन, कोई लेफ्ट साइड देख रहा है, कोई राइट, कोई पीछे, कोई आगे। जैसे ही टीचर आता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टीचर आता है, तो बच्चे अलाइन होने लगते हैं। अब जितने ज्यादा बच्चे अलाइन होंगे इसका मतलब टीचर इतना अच्छा है, कंट्रोल है क्लास में। और बच्चे पे मान के चलो अलाइनमेंट जितना कम होगा, हम समझ जाएंगे भैया टीचर में दम नहीं है। तो वो चीज है। तो इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। कहते हैं कि इसके अंदर मतलब कितना अब हम कह सकते हैं जब ये अलाइन होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग को डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ, मतलब हम कह सकते हैं यूनिट वॉल्यूम में कितने बच्चे इकट्ठे हुए अलाइन। आप इनको बच्चे मान लो, कितने बच्चे अलाइन हुए यूनिट वॉल्यूम, वो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, जितना कम होगा उतना बुरा। ठीक है, इसकी यूनिट भी सेम होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। अब चलो कुछ डेरिवेशन अपन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अब ध्यान दो, हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके कारण पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें पता है भाई साहब ये नॉर्थ है, इसके कारण +1, ये +m होता है, ये -m होता है। ध्यान रहे, अब मैं आपको कंपेयर कराता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल से। +q चार्ज, -q चार्ज, ये पॉइंट O, ये डिस्टेंस A होती है, ये डिस्टेंस A होती है। तो वैसे ये डिस्टेंस भी L हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी L हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2L है। जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती है वो O से मेजर की जाती है, मतलब यहाँ से मेजर की जाएगी। अब देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, तो +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में E1, और माइनस के कारण लगेगा इस डायरेक्शन में E2, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते थे। वैसे ही यहाँ पर एक हम टेस्ट पोल रख देंगे, प्लस के कारण लगा इस तरफ, तो ये हमारा P1 हो जाएगा, और माइनस के कारण लगा इस तरफ, तो ये हमारा P2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वैल्यू निकाल लेते हैं B1 की। तो B1 मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो μ0। अब यहाँ पर देखो, ये इसके ऊपर हम मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो इसको मैं m0 मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो m अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखो, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, d -l का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली B2 निकाल लो। B2 हमारे पास हो जाएगा μ0m d+l का होल स्क्वायर, वैसा इक्वेशन नंबर 2। दोनों की वैल्यू बराबर है, इसको हम B मान लेते हैं। तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा B ने, वो कितना हो जाएगा हमारा, B1 - B2, क्योंकि B1 यहाँ पर ग्रेटर है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो μ0m जो है मेरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरा बनेगा d-l का होल स्क्वायर माइनस d+l का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा μ0m, एल्शियम लोगे d² -l² का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरा बन जाएगा d+l का होल स्क्वायर माइनस d-l का होल स्क्वायर। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो बी नेट हमारा जो मिलेगा वो मिल जाएगा μ0m d² + l² + 2dl माइनस d² -l² + 2dl अपॉन d² -l² की पावर 2। डी ने डी को, d² l² ने l² को मार दिया, तो हमारा जो बी नेट निकल कर आया वो निकल कर आया μ0m 4dl
अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये सेम वैसा ही डेरिवेशन है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एम की जगह क्यू था, म्यू नॉट अपॉन, अच्छा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा कांस्टेंट, है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एम इंटू 2L इंटू 2D, 4 पाई, ये हमारे पास बन जाएगा कैपिटल एम। तो हमारा जो बी नेट निकल कर आया वो निकल कर आ जाएगा म्यू नॉट एम इंटू डी। अब देखो यहाँ पर अगर हम एल को बहुत छोटा मान ले, अगर जैसे हमने वहां केस लिया था एल इज वेरी 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 स्मॉल देन डी, तो ये हमारा बन जाएगा डी की पावर 4। तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस जो आएगा वो आ जाएगा 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई डी क्यू। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला रहेगा। सेम ये का ये डेरिवेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया होगा, देख लेना, सेम टू सेम डेरिवेशन है, सब कुछ सेम। वहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू बदल जाएगा बस, और कुछ भी नहीं बदलेगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह वहां पर की आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इसका बी एक्सिस। ऐसे ही अगर हम इक्वेटर पे निकालते हैं तो इक्वेटर पे भी हमारा वही होता है, ये हमारा प्लस एम स्मॉल एम, ये हमारा माइनस स्मॉल एम, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, दोनों वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारा B1 आता है वो आ जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा बी होगा। और B2 जो है वो भी हमारे पास आता है म्यू नॉट एम 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि वैल्यू बी है। तो भाई साहब ये कुछ इस डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो एक इस तरफ लगेगा एक इस तरफ लगेगा। कंपोनेंट करेंगे इसका तो बी कॉस थीटा ये जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे भाई साहब, कंपोनेंट करने के बाद सेम वही तो प्रोसेस है। तो हमारा बी नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2B2 इंटू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, अच्छा आर की जगह आर की वैल्यू रख देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हट जाएगा हमारा, है ना। कॉस थीटा रख देते हैं, कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे, कॉस थीटा यहाँ से इस वाले ट्राइंगल से निकाल लो, इस वाले ट्राइंगल से निकालोगे तो डी अपॉन आर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एल अपॉन आर, सॉरी एल अपॉन आर हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा एल अपॉन आर, आर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू हमारा बन जाएगी म्यू नॉट एम 2L अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा बन जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है सब कुछ। अगेन यहाँ पर भी अगर हम वही एजप्शन लगाते हैं, इफ एल इज वेरी 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 लेस देन आर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर की जगह सॉरी आर नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा, ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डी है ये, है ना, आर नहीं आएगा डी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है ना। तो उस केस में हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा बी जो इक्वेटर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई बी क्यू। अब देखा जाए तो एक्सिस और इक्वेटर में फर्क कितना सा है, हम लिख सकते हैं बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ बी इक्वेटर। सेम ये का ये रिलेशन आपने वहां भी पढ़ा था, डेरिवेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस फर्क है कांस्टेंट बदल गया।
कांस्टेंट बदल गया, मैं वहां पर P आता था, यहाँ पर M आएगा, वहां पर K आता था, यहाँ पर μ0/4 आएगा। इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो आगे चलते हैं। टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क कितना जनरेट होगा। जैसे हम रखेंगे, मान के चलो कि हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना, MB। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला केस है ये भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये फोर्स लगता था हमारा QE, ये फोर्स लगता था हमारा QE। Q बदल गया M से, B बदल गया E से, E बदल गया B से, तो ये MB, ये MB। एंगल, ये पूरी डिस्टेंस जो है हमारे पास 2L है। तो भाई साहब ये क्या करेंगे, घुमाने का काम करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे तो जो टॉर्क लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, जो टॉर्क हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड हमारा जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2L थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा 2L साइन थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 2L साइन थीटा। और फोर्स हमारा लगेगा MB। तो जो टॉर्क हमारे पास जनरेट हो जाएगा वो आ जाएगा M इंटू 2L इंटू B साइन थीटा। जो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा M, ये कैपिटल M बन जाएगा P साइन थीटा। ये हमारे पास टॉर्क हो जाएगा। इनके टॉर्क को हम कह सकते हैं M क्रॉस B। वहां पर आता था अपना PE साइन थीटा, तो M की जगह P आ जाएगा। M क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान रहे ये क्या है मेरा यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। चलिए और कौन सा और अपन इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। चलो वर्क डन में ये टॉर्क हमारा हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्क डन और निकाल लेते हैं। वर्क डन कैसे करेंगे भैया, इसको थोड़ा सा मान के चलो डी थीटा घुमाने के लिए मैंने कितना वर्क किया, तो हम इसको कह सकते हैं भैया मैंने DW वर्क किया इसको, टॉर्क डी थीटा। ये मेरा वर्क डन होगा, क्योंकि जो मेरा टॉर्क होगा वो कुछ इस तरह। अब यहाँ पर देखो DW जो है मेरा, सॉरी ये वर्क डन हो जाएगा, DW नहीं, इंटीग्रेशन कर चुका हूँ मैं। फिर मेरा हो जाएगा देखो MB साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 घुमा रहे हैं। MB ये मेरा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो ये मेरा बन जाएगा MB कॉस θ2 माइनस प्लस कॉस θ1। तो वर्क डन मेरा आ जाएगा MB। ये भी सेम रिपीट टेलीकास्ट है, ध्यान रहे। अगर इलेक्ट्रोस्टेट्स अपन ने अच्छे से किया है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी अपन नीट वाले बच्चे हैं, जी वाले बच्चे हैं, तो ये छोटी मोटी चीज तो आपको वैसे भी क्लियर होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर होने चाहिए फॉर्मूलेस तो आपको। अच्छा, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी सही होता है, ध्यान रखना। एनर्जी भी हमारे पास यही होती है। ये एम कैपिटल है, ध्यान रखना, स्मॉल एम और कैपिटल एम में यहाँ बहुत बड़ा फर्क है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास यही होती है। अब आज की क्लास में तो अपन ने वो बातें की हैं जो आप पढ़ चुके हो सारी। नेक्स्ट क्लास में अपन वो बातें करेंगे जो आपने नहीं पढ़ी है अभी तक, जैसे कि अर्थ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ तक ये आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्शन की बात अपन ने की, इंट्रोडक्शन अपन ने मैग्नेटिज्म को समझा। अभी मैग्नेटिज्म के बारे में और डिटेल में बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप इस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर सॉल्व करूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।